हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सन्मय प्रकाश और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल सरकारी जॉब न्यूज़। तो पिछले कुछ दिनों के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स हैं जो एक एक करके देखेंगे। सबसे पहले इंपॉर्टेंट टॉपिक्स देख लेते हैं। तो भारत के किस एनजीओ को रमन मैग्सेसे पुरस्कार 2025 मिला है? भारत का पहला पूर्ण डिजिटल साक्षर राज्य कौन बन गया है? केंद्र सरकार ने IMF का कार्यकारी निदेशक किसे नियुक्त किया है? भारत सरकार ने आयुर्वेद दिवस कब मनाने की घोषणा की है? डेट में परिवर्तन है। सुप्रीम कोर्ट ने वनतारा की जांच के लिए किसकी अध्यक्षता में SIT बनाई है? रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष और CEO कौन हैं जिनका कार्यकाल केंद्र सरकार ने 1 साल के लिए बढ़ा दिया है? किस देश में आयोजित सैन्य अभ्यास ब्राइट स्टार में भारत ने हिस्सा लिया है? किस देश की अदालत ने वहां की प्राइम मिनिस्टर शिनावात्रा को बर्खास्त कर दिया है? किस प्रोजेक्ट के तहत निर्मित INS उदयगिरी और INS हिमगिरी नेवी में शामिल किया गया है? राजनाथ सिंह के द्वारा। देश के नए सैटेलाइट लॉन्च स्टेशन का निर्माण शुरू हुआ है तो किस राज्य में और उस जगह का नाम क्या है? भारत और किस देश ने 10 महीने बाद एक दूसरे देशों में उच्चायुक्त नियुक्त किया है? FIDE चेस वर्ल्ड कप 2025 भारत को मेजबानी मिली है तो किस राज्य में ये आयोजन होगा? मीराबाई चानू ने कॉमनवेल्थ चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीता है, किस कैटेगरी में? इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस है, उसका ऑफिशियल मेंबर अभी हाल ही में कौन सा पड़ोसी देश बना है? और बिहार मंत्रिमंडल ने महत्वपूर्ण फैसले लिए हैं। और भी कई सारे महत्वपूर्ण टॉपिक्स हैं, क्वेश्चन से सब पर चर्चा करेंगे दोस्तों। तो ये पिछले कुछ दिनों का करंट अफेयर्स है, क्योंकि बीच में नहीं आ पाया था, कुछ पारिवारिक उलझनें थी उसकी वजह से। तो शुरू करते हैं दोस्तों, और हाँ अब रेगुलर रहेगा। शुरू करते हैं और इम्पॉर्टेंट पहला क्वेश्चन लेते हैं। भारत के किस गैर सरकारी संगठन यानी NGO को रमन मैग्सेसे पुरस्कार 2025 के लिए चुना गया है? तो आंसर क्या होगा? फाउंडेशन फॉर एजुकेट गर्ल्स ग्लोबली। इसको शॉर्ट में एजुकेट गर्ल्स भी कहा जाता है, ठीक है। ये नाम भी अगर होगा लिखा हुआ तो भी सही होगा, और ये पूरा नाम वैसे ये है। तो भारत की ऐसी पहली गैर लाभकारी संस्था है या गैर सरकारी संस्था है जिसको ये अवार्ड मिला है, रमन मैग्सेसे पुरस्कार मिला है, ठीक है। इससे पहले कई सारे भारतीयों को रमन मैग्सेसे अवार्ड मिल चुका है, लेकिन अगर NGO की बात करेंगे तो ये पहला है। ये क्या है? ये जो संगठन है ना, NGO है, वो लड़कियों की शिक्षा को बढ़ावा देता है, और इसी वजह से ये अवार्ड दिया गया है इस बार, ठीक है, रमन मैग्सेसे पुरस्कार। तो क्यों? क्योंकि लड़कियों की शिक्षा को बढ़ावा देना, समाज में रूढ़ियों की चुनौती, रूढ़िवादी जो हैं उनको चुनौती देना, और लड़कियों को, महिलाओं को स्वावलंबी बनाने की भूमिका निभाना। और इसकी संस्थापक है सफीना हुसैन। तो उन्होंने भारत के लिए एक ऐतिहासिक क्षण बताया और कहा है कि ये बहुत ही शानदार है। लड़कियों की शिक्षा के लिए एजुकेट गर्ल को ये अवार्ड मिला है। एजुकेट गर्ल जो है ना, वो 2007 में स्थापित है। राजस्थान में शुरुआत हुई थी और अब 30,000 से अधिक गाँवों में पहुँच चुकी है, और काफ़ी बहुत लाखों लड़कियों को एजुकेशन के क्षेत्र में लौटने में महत्वपूर्ण भूमिका इसने निभाई है। शुरुआत में 50 स्कूल से शुरू हुई थी ये संस्था, और अब करोड़ों, लाखों लड़कियों तो एजुकेट कर चुकी है और करोड़ों को स्कूल तक पहुंचाने में सफल रही है ये संस्था, ठीक है। तो एक इम्पॉर्टेंट बात है रही। अब बात कर लेते हैं रमन मैग्सेसे पुरस्कार के बारे में। ये एशिया का सबसे प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय सम्मान माना जाता है, और इसको अक्सर एशिया का नोबेल पुरस्कार भी कहा जाता है। और ये अवार्ड कहाँ दिया जाता है? फिलीपींस में दिया जाता है। ये फिलीपींस चलते हैं, प्यारा भारत है अपना। और फिलीपींस जो है ना, ये वाला रहा, प्रशांत महासागर क्षेत्र में द्वीपीय देश है, ये बहुत सारे द्वीप हैं यहाँ पर। तो ये जो अवार्ड है रमन मैग्सेसे अवार्ड, ये फिलीपींस के पूर्व राष्ट्रपति रमन मैग्सेसे, उनकी स्मृति, उनकी याद में दिया जाता है। और इसकी स्थापना 1957 में रॉकफेलर ब्रदर्स फंड के द्वारा की गई थी। और हर साल उन व्यक्तियों, उन संगठनों को ये अवार्ड दिया जाता है जो सार्वजनिक सेवा के क्षेत्र में, सोशल सर्विस के क्षेत्र में, समाज सुधार के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया हो। ओके, तो ये एक इम्पॉर्टेंट बात है। हर साल 31 अगस्त को रमन मैग्सेसे की जयंती के दिन फिलीपींस की राजधानी मनीला में ये अवार्ड समारोह आयोजित किया जाता है, और ये अवार्ड, प्रशस्ति पत्र, नगद राशि, ये सब प्रदान की जाती है। तो 2025 के जो विजेता है ना, वो ये सब, एक तो है फाउंडेशन टू एजुकेट गर्ल्स ग्लोबली, ठीक है। इसके अलावा शाहिना अली, ये हैं, ये मालदीव की हैं। इसके अलावा फ्लेवियानो एंटोनियो एल, तो इनको मिला, ये फिलीपींस के हैं।
तो इन सब को जो है ना वो अवार्ड दिया गया है इस बार का। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन, भारत का पहला पूर्ण डिजिटल साक्षर राज्य कौन है? तो वो हो गया है केरल। ठीक है, और ये न्यूज़ भी आप देख रहे हैं कि केरल ने डिजिटल लिटरेसी उसको अचीव किया है। तो वहाँ के मुख्यमंत्री हैं पी विजयन, उन्होंने 21 अगस्त को इसकी घोषणा कर दी है। और एक वहाँ प्रोग्राम चल रहा है डिजी केरल, तो उस परियोजना को पूरा किया गया है। और इस तरीके से गांव-गांव में जाकर मोबाइल यानी डिजिटल साक्षरता मतलब क्या हुआ कि मोबाइल वगैरह है, इसके अलावा वेबसाइट चलाना, मतलब बेसिक जो डिजिटल युग में जो ज़रूरतें हैं उन सब का यूज़ करना। तो इस तरीके से ये किया गया है। और वहाँ पर जो सबसे बुजुर्ग डिजिटल साक्षर हैं वो 104 वर्षीय हैं AM अब्दुल्ला। तो उनके साथ वहाँ के मुख्यमंत्री केरल के पी विजयन ने बातचीत भी की और फिर चर्चा की कि किस तरीके से डिजिटलाइजेशन और डिजिटल साक्षरता उसको बढ़ावा दिया गया है। मतलब इंटरनेट की मदद से ज़रूरी सेवाओं का इस्तेमाल करना ही डिजिटल साक्षरता हो गया। और इसमें भाग लेने वाले जो है ना वो 60 से 75 वर्ष के आयु के करीब करीब 8.25 लाख लोग हैं। 76 से 90 ईयर के एज के लोग हैं करीब 1,35,000 के आसपास। 90 साल से ऊपर के 15,200 से अधिक लोग हैं जिनको डिजिटल साक्षर बनाया गया है। केरल मैप में आप ये देख रहे हैं। ठीक है, अच्छा, केरल से संबंधित कुछ और प्रश्न हो सकते हैं कि देश का पहला संविधान साक्षर राज्य जिला देश का पहला संविधान साक्षर जिला कौन है? कोल्लम है, जनवरी 2023 में हुआ था। देश की पहली पूर्ण डिजिटल साक्षरता पंचायत कौन है? तो पुल्लमपारा ग्राम पंचायत है, ये तिरुवनंतपुरम में। ओके, तो ये तो बात हम लोग कर रहे थे डिजिटल साक्षर की। अगर हम सिर्फ साक्षर राज्य की बात करेंगे, पूर्ण साक्षर राज्य कौन कौन है? तो मिजोरम, गोवा और त्रिपुरा है पूर्ण साक्षर। ठीक है, जहाँ पर पढ़ना, अक्षरों को पढ़ना जो लोग जानते हैं, लिखा हुआ पढ़ना जानते हैं। ठीक है, और यहाँ डिजिटल साक्षर की बात हो रही है तो केरल होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेते हैं। केंद्र सरकार ने अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी IMF का कार्यकारी निदेशक किसे नियुक्त किया है? आंसर होगा उर्जित पटेल। ठीक है, उर्जित पटेल RBI के पूर्व गवर्नर हैं और उनको इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड का एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर नियुक्त किया गया है भारत की ओर से। अगले 3 साल तक वो इस पद पर बने रहेंगे। केंद्र सरकार ने ये फैसला अगस्त में लिया है। अभी उर्जित पटेल को जानते होंगे आप। उर्जित पटेल को RBI के 24वें गवर्नर थे और रघु राम राजन का कार्यकाल जब समाप्त हुआ था तब इनको बनाया गया था RBI के गवर्नर। लेकिन कार्यकाल पूरा होने से पहले 2018 में इन्होंने निजी कारणों का हवाले देकर इस्तीफा दे दिया था। ठीक है, और इनको अब वहाँ का एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर नियुक्त किया गया। क्या काम करेंगे ये IMF में? तो दिल्ली के जो रूटीन के कामकाज होते हैं साथ में वो IMF यानी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड का जो बोर्ड है उसमें हिस्सा लेंगे और जो पॉलिसी फैसले तय करता है और सदस्य देशों का प्रतिनिधित्व करेंगे। मतलब सदस्य भारत और कुछ और जो भारत के जो देश हैं भारत के आसपास के, तो उन सब का प्रतिनिधित्व भी करेंगे। वो आर्थिक नीतियों और हितों को बोर्ड में रखेंगे इन देशों की। ठीक है, तो ये है। अच्छा, IMF है क्या? अच्छा, किसकी जगह ली है? KV सुब्रमण्यम की जगह ली है इन्होंने। KV सुब्रमण्यम को मतलब कार्यकाल पूरा होने से 6 महीने पहले ही सरकार ने वापस बुला लिया था वहाँ से IMF से। IMF है क्या? ये लोगो आप देख रहे हैं। मुख्यालय इसका हेडक्वार्टर वाशिंगटन DC USA में है, अमेरिका में है। और ये 189 देशों का एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। और ये क्या, इसका काम क्या है? वित्तीय स्थिरता सुनिश्चित करना दुनिया में, वैश्विक मौद्रिक सहयोग, इन सब को बढ़ावा देना, इंटरनेशनल जो ट्रेड है उसको सुगम बनाना, सस्टेनेबल डेवलपमेंट को ये प्रोत्साहित करना और दुनिया में गरीबी को कम करने के लिए काम करना। ठीक है, तो इसका ये जो है ना वो औपचारिक रूप से 27 दिसंबर 1945 को अस्तित्व में आया था। ब्रिटेन वुड्स संस्थानों में से ये एक है और मुख्य जिम्मेदारी जो है वो क्या है इसके? तो एक बहुत कन्फ्यूजन होता है लोगों में, बच्चों में, कि IMF और वर्ल्ड बैंक में फ़र्क नहीं कर पाते हैं बहुत सारे स्टूडेंट्स। ठीक है,
तो देखिए दो चीज़ें हैं, यूनाइटेड नेशंस की दो बड़ी वित्तीय संस्थाएं हैं, एक है वर्ल्ड बैंक और एक है IMF। ठीक है, तो वर्ल्ड बैंक का काम क्या है? वर्ल्ड बैंक का काम है कि विकास से संबंधित चीज़ों के लिए फंड देना। जो देश विकासशील हैं, जिसकी अर्थव्यवस्था थोड़ी सी स्थिर है, उसको अलग अलग परियोजनाओं के लिए, पुल बनाने के लिए, सामाजिक कार्य के लिए, सामाजिक विकास के लिए, गरीबी उन्मूलन के लिए, या पुल बनाना है, रेल बनाना है, एयरपोर्ट बनाना है, बहुत सारी चीज़ें बने, बैराज बनाने हैं, बांध बनाने हैं, बिजली के बड़े बड़े कारखाने बनाने हैं। ठीक है, तो इन सब के लिए बिजली के कारखाने मतलब बिजली का जो पावर हब है वो सब है, ग्रिड बनाना है, ओके, और संयंत्र लगाने हैं, तो इन सब के काम के लिए वर्ल्ड बैंक फंड देता है। जबकि IMF जो है ना, उन देशों को फंड देता है जिनकी अर्थव्यवस्था बर्बाद हो चुकी है। ठीक है, जो दिवालिया होने के कगार पे हैं, जैसे पाकिस्तान को फंड IMF देता है, वहाँ की स्थिति बहुत ख़राब है, और भी देशों को फंड देता है जहाँ दिवालिया की स्थिति हो गई है, फाइनेंशियल क्राइसिस हो गई है। ठीक है, तो ये फ़र्क है IMF और वर्ल्ड बैंक में। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेते हैं। उससे पहले इन्फॉर्म कर दूं आपको कि आज़ादी जो यानी इंडिपेंडेंस ऑफर जो चल रहा था वो अभी भी जारी है और 1-2 दिन में समाप्त हो जाएगा बहुत जल्द ही। तो ये सभी बैचेज पर 85% तक या उससे ज़्यादा भी छूट है इस वक्त। तो करंट अफेयर्स का बेसिक मेंबरशिप जो है, जैसे SSC, टीचर, रेलवे, इन सब के लेवल के करंट अफेयर्स की तैयारी के लिए मात्र 99 का है। ISPCS करंट अफेयर्स मेंबरशिप ये 150 रुपीज़ का है। इसमें पिछले 2 सालों के कंटेंट मिल जाते हैं करंट अफेयर्स के, और टेस्ट मिलता है, PDF मिलता है, वीडियो मिलता है, ये सब कुछ मिलता है। इसके अलावा 72वीं BPSC यानी अगली जो BPSC है उसके PT मेंस इंटरव्यू, उन सब का टोटल फाउंडेशन बैच है मात्र 3500 रुपये में। पूरी तैयारी करवाई जाएगी और बाकी बैचेज भी हैं। तो ये सब जो है ना वो शार्प लर्निंग ऐप है सरकारी जॉब न्यूज़ यूट्यूब चैनल का, तो वहाँ पर आप ये लाभ उठा सकते हैं, ये फ़ायदा उठा सकते हैं। ओके, तो देखिएगा ज़रूर, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दिया है, या फिर आप गूगल प्ले से डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन लेते हैं। भारत सरकार ने आयुर्वेद दिवस मनाने की कब मनाने की घोषणा की है? डेट में बदलाव किया गया है। आंसर यहाँ पर होगा 23 सितंबर। ठीक है, भारत सरकार ने ऐलान किया है कि आयुर्वेद दिवस अब एक निश्चित तिथि को होगी, यानी 23 सितंबर को आयोजित किया जाएगा। इससे पहले आयुर्वेद दिवस जो है ना वो धन्वंतरी जयंती यानी धनतेरस को मनाया जाता था, लेकिन अब फिक्स कर दिया गया है कब? 23 सितंबर को। तो ये बदलाव देखने को मिला है। और इस बार की 2025 की जो थीम होगी वो क्या है? लोगों और ग्रहों के लिए आयुर्वेद, आयुर्वेदा फॉर पीपल एंड प्लेनेट। ठीक है, अगला क्वेश्चन लेते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने प्राणी बचाओ और पुनर्वास केंद्र, उसका नाम क्या है? वन तारा, ठीक है, रिलायंस फाउंडेशन का है, जुड़ा हुआ है उससे, रिलायंस फाउंडेशन से। तो वन तारा के खिलाफ शिकायतों की जांच के लिए किसकी अध्यक्षता में विशेष जांच दल यानी स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम का गठन किया गया है? आंसर का जे चेलमेश्वर। ये कौन है? ये सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज हैं, जस्टिस जे चेलमेश्वर। बहुत ही प्रतिष्ठित नाम है इनका। तो सुप्रीम कोर्ट ने ये आदेश दिया है, सुप्रीम कोर्ट के जज पंकज मित्तल और जस्टिस PB वराले की खंडपीठ ने 25 अगस्त को ये फैसला सुनाया और कहा कि ये जांच करेगा। और ये हैं जस्टिस जे चेलमेश्वर। ये गांव में रहते हैं और अपने ही और वहीं खेती करते हैं रिटायरमेंट के बाद से। तो वन तारा के खिलाफ बहुत सारे जो है ना वो मामले, शिकायतें वो सब सामने आई थी कि दुनिया भर से जो है ना वो जानवरों को वहाँ पर लाया गया है और अनैतिक तरीके से लाया गया है, जो अंतर्राष्ट्रीय कानून है उन सब का उल्लंघन किया गया है और यहाँ पर रखा गया है वन तारा में। ठीक है, तो उसी के खिलाफ बहुत सारे मामले हैं। विदेशों से पशुओं का अवैध अधिग्रहण किया गया, खरीदा गया। पशुओं को खरीदना जो है वो अवैध है दुनिया भर के कानून के तहत, और उनके साथ दुर्व्यवहार है, वित्तीय फाइनेंशियल अनियमितताएं हैं बहुत सारी। ठीक है, और मतलब ये सारी जो मामले हैं ये सब मीडिया रिपोर्टिंग पर आधारित है। तो अदालत ने, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि न्याय के उद्देश्यों को पूरा करने के लिए
स्वतंत्र जांच करना बहुत ही ज़रूरी है। तो इसमें बहुत सारे अधिकारी, जज और विशेषज्ञ इस टीम में शामिल हैं। ठीक है, तो विदेशों से जो पशुओं की खरीद हुई है, अब हाथियों का हुआ है, बताया जाता है कि एनाकोंडा को भी वहाँ पर लाया गया है। ठीक है, तो बहुत सारे जो कानून है भारत के वन्य जीव, उन सब का उल्लंघन हुआ है। तो इन सब चीज़ों को लेकर ये जांच की जाएगी। जामनगर में ये है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष और सीईओ का नाम बताएं जिनका कार्यकाल केंद्र सरकार ने अगस्त 2026 तक के लिए बढ़ा दिया, यानी 1 साल के लिए बढ़ा दिया है। आंसर क्या होगा? सतीश कुमार। ठीक है, सतीश कुमार का कार्यकाल 1 साल के लिए बढ़ाया गया और ये रहा फोटोग्राफ इनका। वो उनका कार्यकाल ना 31 अगस्त को अभी 2025 में समाप्त हो रहा था, लेकिन 1 साल के लिए एक्सटेंशन दिया गया है। पिछले साल 1 सितंबर को यानी 2024 में उनकी नियुक्ति हुई थी। तो इस तरीके से वो उनका कार्यकाल अब 2 साल का हो जाएगा। ठीक है, 1 साल बीत चुका है और 1 साल आगे भी। अगला क्वेश्चन लेते हैं, किस देश में आयोजित बहुपक्षीय सैन्य अभ्यास ब्राइट स्टार में भारत के सशस्त्र बलों के 700 से अधिक जवानों ने हिस्सा लिया है? क्या होगा आंसर? इसका आंसर होगा मिस्र में। ठीक है, इजिप्ट में ये आयोजन किया गया है। कब से कब तक? 28 अगस्त से 10 सितंबर तक। ये बहुपक्षीय अभ्यास है। बहुपक्षीय का मतलब क्या हुआ? इसमें बहुत सारे देश जो है ना इसमें शामिल हैं और उसमें एक भारत भी है। तो मिस्र जो है ना, यानी इजिप्ट, ये 1980 से ही ये ब्राइट स्टार नाम का एक्सरसाइज करता है और तीनों सेनाएं होती हैं उसमें, आर्मी, नेवी और एयरफोर्स। ठीक है, और ये मिस्र जो है ना वो अमेरिका के साथ मिलकर ये आयोजित करता है और तमाम बाकी देश जो है ना वो इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। जैसे भारत ने भी पार्टिसिपेट किया है वहाँ पर। ये पूरी टीम भारत की आप देख रहे हैं। 700 से ज़्यादा जवान वहाँ पर पहुँचे हैं। हर 2 साल पे ये आयोजित किया जाता है। एक और मैप के ज़रिए मिस्र को भी देख लेते हैं, इजिप्ट को। प्यारा भारत है अपना। और चलते हैं इधर किधर, तो पश्चिम एशिया और अफ्रीका की ओर। ठीक है, तो ये है मिस्र यानी इजिप्ट। राजधानी है काहिरा। राष्ट्रपति हैं यहाँ के अब्देल फतह अल सीसी। क्या नाम है? अब्देल फतह अल सीसी। मुद्रा है इसकी इजिप्शियन पाउंड। पड़ोसी देशों की बात करेंगे तो इधर ये लीबिया है। ठीक है, इधर ये सूडान है। ओके, और यहाँ इजराइल है यहाँ पर। ठीक है, अगर हम समुद्री सीमा से के पड़ोसी देशों की बात करेंगे तो यहाँ जॉर्डन हो गया और ये सऊदी अरेबिया हो गया। अगला क्वेश्चन, परमाणु परीक्षण के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? तो है 29 अगस्त को। उद्देश्य यही है संयुक्त राष्ट्र के द्वारा इस दिवस का कि परमाणु हथियारों का परीक्षण, विस्फोट या किसी भी तरीके से जो प्रभाव होता है उसके बारे में जागरूकता फैलाना। अगला क्वेश्चन, किस देश की संवैधानिक अदालत ने अगस्त 2025 में वहाँ के तत्कालीन प्राइम मिनिस्टर पोइतोंग तार्न शिनावात्रा को पद से बर्खास्त कर दिया? आंसर होगा थाईलैंड। इससे पहले हमने जुलाई में आपको खबर दी थी और करंट अफेयर्स में बताया था कि वहाँ की संवैधानिक अदालत ने इनको सस्पेंड कर दिया था, लेकिन अभी 29 अगस्त को थाईलैंड की संवैधानिक अदालत ने इनको बर्खास्त करने का आदेश सुना दिया है। ठीक है, और उन पर क्या आरोप था? कंबोडिया से जो सीमा विवाद है उसमें अनैतिक आचरण का आरोप था। कंबोडिया के एक लीडर को उन्होंने चाचा कह दिया था, तो इसी को लेकर हुआ था। और थाईलैंड में 2008 से अभी तक की बात करेंगे तो 5 प्रधानमंत्रियों को इस ताकतवर संवैधानिक अदालत ने बर्खास्त किया है या हटा दिया है। यहाँ पर जो बताया जाता है कि जो न्यायालय है ना थाईलैंड में, वो सेना की कठपुतली के तौर पर काम करती है। 2006 में शिनावात्रा के पिता थक्सीन शिनावात्रा, उनको भी सेना ने तख्ता पलट करके प्रधानमंत्री पद से हटा दिया था। अब उनकी बेटी को हटाया और ये जो निर्णय है ना, ये वहाँ के राजवंश के लिए बड़ा झटका भी माना जा रहा है। ठीक है, तो ये इम्पॉर्टेंट एक बात हुई है। एक बार मैप के ज़रिए देख लेते हैं थाईलैंड को। ठीक है, फिर और आगे चलते हैं हम लोग। ओके, तो ये रहा अपना प्यारा भारत और इस तरफ आते हैं हम लोग और यहाँ पर ये जो रेड कलर में देख रहे हैं ना, ये है थाईलैंड और विवाद जो है ना ये कंबोडिया से था।
यहाँ पर जो देख रहे हैं ये है कंबोडिया। अभी युद्ध भी हुआ, छोटा सा युद्ध कहेंगे हम, ठीक है। ये है कंबोडिया। तो यहाँ पर 2 मंदिर हैं, इस जगह और इस जगह, इसी को लेकर विवाद होता रहता है और झड़प होती है। तो अभी 2 महीने पहले अभी जो युद्ध जैसा माहौल बन गया था, उससे पहले की बात है, शिनावात्रा ने यहाँ के एक लीडर से बातचीत की, अंकल कह दिया, बस यहाँ बवाल हो गया और फिर उसके बाद इनको सस्पेंड किया गया सेना के इशारे पर संवैधानिक अदालत ने, और अब इसको हटा दिया गया वहाँ से, ठीक, शिनावात्रा को। तो थाईलैंड की राजधानी क्या है? बैंकॉक है। यहाँ के किंग हैं यानी राजा है वजीरा लोंगकॉर्न, उनको राम टेन भी कहा जाता है, ठीक है। तो ये महत्वपूर्ण बात रही। वहाँ के कार्यवाहक जो प्राइम मिनिस्टर हैं फुम थाम विचा या चाई है। मुद्रा यहाँ पर चलती है, करेंसी है थाई बहत। भाषा यहाँ पर बोली जाती है थाई। अगला क्वेश्चन लेते हैं, काफ़ी क्वेश्चन है आज। किस प्रोजेक्ट के तहत निर्मित स्टेल्थ गाइडेड मिसाइल फ्रिगेट INS उदयगिरी और INS हिमगिरी इंडियन नेवी में शामिल किया गया है? आंसर का इसका प्रोजेक्ट 17 अल्फा, यहाँ कहें प्रोजेक्ट 17A ये कह सकते हैं। और ये न्यूज़ भी आप देख रहे हैं इंडियन एक्सप्रेस में कि रक्षा मंत्री की मौजूदगी में, यानी रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की मौजूदगी में 26 अगस्त को जो नेवल बेस है विशाखापत्तनम में, तो वहाँ पर इन दोनों स्टेल्थ गाइडेड मिसाइल फ्रिगेट INS उदयगिरी और INS हिमगिरी को इंडियन नेवी में कमीशन किया गया, यानी शामिल किया गया है। शामिल करने को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? कमीशन करना कहते हैं, ठीक है। तो ये जो दोनों है ना, उसका फोटोग्राफ भी देख रहे हैं आप, कमीशन के समय यानी शामिल किया गया उसके समय का, ठीक है। INS उदयगिरी जो है ना, उसका निर्माण कहाँ पर हुआ है? मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड में, ये मुंबई में है। और जबकि INS हिमगिरी जो है ना, उसका निर्माण गार्डन रिच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड कोलकाता, वहाँ पर स्वदेशी रूप से हुआ है। और ऐसा पहली बार हुआ है जब 2 अलग अलग शिप बिल्डर्स कंपनी में निर्मित युद्धपोतों को एक साथ इंडियन नेवी में शामिल किया गया है। INS उदयगिरी जो है वो भारत में निर्मित, यानी भारत में स्वदेशी रूप से बना हुआ 100वां युद्धपोत है। और INS हिमगिरी जो है ना, वो 101वां युद्धपोत है भारत में निर्मित, ठीक है। तो ये जो नाम है ना, ये जो रखा गया है, ये पहले रिटायर्ड हो चुके युद्धपोतों के नाम पर रखा गया है। अब बात कर लेते हैं हम लोग प्रोजेक्ट 17A के बारे में, यानी प्रोजेक्ट 17 अल्फा। ये जो है ना, वो भारतीय नौसेना के द्वारा 2019 में लॉन्च किया गया था, ताकि स्टेल्थ गाइडेड मिसाइल फ्रिगेट का निर्माण हो सके। स्टेल्थ का मतलब क्या हुआ? मतलब रडार से बच जाने वाला ऐसा जहाज, उसका निर्माण इस तरह से किया जाता है कि रडार से वो बच जाए, ठीक है। और निर्माण जो है ना, 2 कंपनियों को दिया गया था, मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड मुंबई और गार्डन रिच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स कोलकाता, उसके द्वारा ये निर्माण किया गया है, ओके। और ये जो है ना, प्रोजेक्ट 17A यानी अल्फा के तहत लॉन्च किया गया जो पहला स्टेल्थ शिप था, वो नीलगिरी था। INS नीलगिरी 2019 में लॉन्च किया गया था। और ये सारे इसके जितने भी हैं प्रोजेक्ट 17 अल्फा के जो ये युद्धपोत हैं, उन सब का नाम जो है ना, वो हिमालय की पहाड़ी श्रृंखला के नाम पर रखा गया, जैसे नीलगिरी, उदयगिरी, हिमगिरी, दूनागिरी, तारागिरी और फिर विंध्यागिरी भी आने वाला है, ओके। अच्छा, इंडियन नेवी के चीफ कौन है अभी इस वक्त? एडमिरल DK त्रिपाठी, दिनेश कुमार त्रिपाठी। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन। राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? 29 अगस्त को मनाया जाता है। हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद की जयंती पर 29 अगस्त को मनाया जाता है। और भारत में जो खेल रत्न पुरस्कार है, वो इनके नाम पर अवार्ड दिया जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन लेते हैं। देश का नया सैटेलाइट लॉन्च स्टेशन किस राज्य के कुलशेखर पट्टिनम में दिसंबर 2026 तक शुरू होगा, जिसका भूमि पूजन अगस्त 2025 में किया गया है? आंसर क्या होगा इसका? तमिलनाडु में ये किया जा रहा है। और ये न्यूज़ भी आप देख रहे हैं, ठीक है। वहाँ पर ये बनाया जा रहा है, निर्माण किया जा रहा है और दिसंबर 2026 तक ये शुरू हो जाएगा, काम करने लगेगा ये लॉन्च पैड, ठीक है, लॉन्च स्टेशन का। ये इसरो चीफ जो इस वक्त हैं V नारायणन, तो उन्होंने ये ऐलान किया है।
और ये जो है ना कुलशेखरपट्टिनम, ये कहाँ पर है? तो तमिलनाडु के तूतीकोरिन जो ज़िला है ना, उसी में स्थित है। अगर सवाल हो कि अभी लॉन्च स्टेशन कितने हैं, तो एक मैप के ज़रिए आपको हम दिखाते हैं। ये अपना प्यारा भारत है, ठीक है। तो यहाँ पर एक आपने नाम काफ़ी सुना होगा, सतीश धवन स्पेस स्टेशन। ये कहाँ पर है? श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश में है। ये यहाँ पर है, ठीक है, इस जगह पर, श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश में, इस जगह पर। और दूसरा क्या है? कुलशेखरपट्टिनम तूतीकोरिन, ये तमिलनाडु में है, जो यहाँ पर है, ये निर्माणाधीन है इस जगह पर, ठीक है। एक और लॉन्च स्टेशन है, लेकिन वो सैटेलाइट लॉन्च स्टेशन नहीं है, वो यहाँ पर, ये वाला, इधर वाला हिस्सा देख रहे हैं आप, ठीक है। ये क्या है? ये थुम्बा इक्वेटोरियल रॉकेट लॉन्च स्टेशन है। यहाँ से साउंडिंग रॉकेट को भेजा जाता है। साउंडिंग रॉकेट जो ना छोटे रॉकेट होते हैं, जो एक निश्चित अवधि के लिए, कुछ घंटे के लिए इसको लॉन्च किया जाता है, और वो आसमान में जाकर वेदर और कुछ खुफिया चीज़ें वो पता करके वो बताता है, ठीक है। तो ये केरल में है, यहाँ पर थुम्बा में, ओके। तो अभी तक क्या है ना, जितने भी सैटेलाइट वगैरह लॉन्च किए जाते हैं भारत में, वो यहाँ सतीश धवन अंतरिक्ष स्टेशन से किया जाता है। और ये इसकी दिक्कत भी है, क्योंकि ये क्या है ना, आपको बताऊं कि ये आप तस्वीर देखिए मेरे बगल में, ठीक है। होता क्या है ना, यहाँ से जब लॉन्च किया जाता है, चूँकि ये इक्वेटर के पास अपनी गति नेचुरल ढंग से या प्राकृतिक ढंग से जो पृथ्वी जो घूम रही है ना, उसके आधार पर अपनी स्पीड प्राप्त करने के लिए ये उड़ के यहाँ से फिर ऐसे जाता है इधर, और फिर इक्वेटर पर यहाँ जाता है। अब ये श्रीलंका है, इस वजह से इसको टर्न लेना पड़ता है यहाँ पर। तो अगर सीधा लॉन्च करेगा तो यहाँ खतरा भी है, अगर कोई एक्सीडेंट हो गया तो श्रीलंका में वो रॉकेट इतना भारी भरकम गिर सकता है और उससे नुकसान हो सकता है, इसलिए इतना टर्न लेना पड़ता है। अब अगर कुलशेखरपट्टिनम में, यहाँ पर तमिलनाडु में, यहाँ स्थापित कर दिया जाता है लॉन्च स्टेशन सैटेलाइट को, तो क्या होगा, ये सीधा यहाँ पर ऐसे ये चला जाएगा, रॉकेट को लॉन्च किया जाएगा। इससे ईंधन की भी बचत होगी, और इतने जो टर्निंग पॉइंट करने पड़ते हैं, इसमें वैज्ञानिक जो भूमिका बहुत ज़्यादा होती है, उन सब से बचा जा सकेगा, ओके। अब आप कहेंगे कि आखिर क्या ज़रूरत है? अब देखिए, मैं आपको बताऊं कि जो ये अर्थ है, पृथ्वी है, ये अपने घूम रही है एक्स पे, ठीक है। तो अगर हम रॉकेट को यहाँ से लाकर हम इसकी दिशा में रखते हैं ना, तो ये पृथ्वी का जो मूवमेंट है ना, उसके साथ वो अब खुद को भी मूवमेंट ले लेता है, ओके। और इससे क्या होता है, इससे अंतरिक्ष में कम ईंधन में हम पहुंच सकते हैं, अपने रॉकेट को भेजते हैं। इस फायदे के लिए हम यहाँ पर भी कुलशेखरपट्टिनम में, हालांकि ये प्रोजेक्ट आज का नहीं है, ये पिछले 10 सालों से इसके बारे में चर्चा हो रही थी। 2023 में तो इसको लेकर फाइनल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने आधारशिला भी ऑनलाइन रखी थी, लेकिन अब इसका भूमि पूजन शुरू हुआ है और अब पिछले साल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के ऐलान और प्रोग्राम के बाद इस साल अब हुआ है शुरू, और निर्माण कार्य तो अगले साल उम्मीद है कि ये दिसंबर तक की 2026 में इसका निर्माण हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, महिला समानता दिवस कब मनाया जाता है? आंसर क्या होगा? 26 अगस्त को मनाया जाता है ये हर साल ये दिवस। अगला क्वेश्चन लेते हैं, भारत और किस देश ने 10 महीने बाद राजनयिक संबंधों को सामान्यीकरण यानी नॉर्मलाइजेशन का संकेत देते हुए अगस्त 2025 में एक दूसरे देशों में उच्चायुक्त नियुक्त किए हैं? आंसर होगा कनाडा। भारत और कनाडा ने एक दूसरे देशों में उच्चायुक्त नियुक्त किए हैं। एंड वाई, यानी ये न्यूज़ भी आप देख रहे हैं द हिंदू में। 29 अगस्त को क्रिस्टोफर कूटर को भारत के लिए नया उच्चायुक्त नियुक्त किया गया है। किसके द्वारा? कनाडा के द्वारा। जबकि भारतीय विदेश मंत्रालय ने दिनेश के पटनायक को कनाडा में अपना दूत नियुक्त किया है, ओके। इससे पहले ये स्पेन में राजदूत के तौर पर काम कर रहे थे। भारत और कनाडा के बीच में अक्टूबर 2024 में या उस समय से तनाव हुआ था जब खालिस्तानी नेता हरदीप सिंह निज्जर की हत्या हुई थी।
उसी के बाद संबंध बिगड़ गए थे। तनाव इतना बिगड़ गया था कि दोनों देशों ने अपने अपने राजनयिक और उच्चायुक्तों को, यानी हाई कमिश्नर्स को वापस बुला लिया था। हाई कमीशन थे लेकिन बहुत लिमिटेड लोग थे, भारत में भी और कनाडा में भी। तो वहाँ फिर सरकार बदली, प्राइम मिनिस्टर बने मार्क कार्नी, और फिर पिछले महीने जून में, पिछले महीने नहीं उससे पहले जून 2025 में G7 की जो मीटिंग हुई, मुलाकात हुई उसमें, और तब ये तय हुआ कि दोनों देश जो हैं उच्चायुक्त यानी हाई कमिश्नर नियुक्त करें, ये सहमति बनी और फिर ये सामान्यीकरण हुआ संबंधों का। और अब हम देख रहे हैं कि दोनों देशों ने एक दूसरे के यहाँ हाई कमिश्नर नियुक्त किए हैं। तो कनाडा ये मैप में देख रहे हैं आप, और इसकी राजधानी क्या है, ओटावा। प्राइम मिनिस्टर है मार्क कार्नी। मुद्रा यहाँ पर यानी करेंसी चलती कैनेडियन डॉलर। ओके, अच्छा, कई बार आप सोचते होंगे कि एम्बेसडर और उच्चायुक्त यानी हाई कमिश्नर क्या फ़र्क होता है। कई बार एम्बेसडर कहा जाता है, कुछ देशों के जो होते हैं उनको हाई कमिश्नर कहा जाता है, ऐसा क्यों है? देखिए, जो राष्ट्रमंडल देश है ना, जो कॉमनवेल्थ नेशंस हैं, उन सब ने, यानी राष्ट्रमंडल जब बना था उसी समय यह तय हो गया था कि जो आपस में हमारे जो राजनयिक संबंध होंगे, तो राजनयिक जो सेंटर होगा उसको हम कहेंगे हाई कमीशन, ठीक है। तो इसलिए हम हाई कमीशन कहते हैं, और वहाँ जो व्यक्ति होगा उसको हाई कमिश्नर कहेंगे। ओके, तो आपस में जितने भी राष्ट्रमंडल देश हैं ना, उन सब में ये स्थिति है। जबकि राष्ट्रमंडल से अलग जो देश है वहाँ क्या होता है, दूतावास होता है, यानी एम्बेसी कहते हैं उसी चीज़ को। हाई कमीशन को एम्बेसी कहा जाता है, और जो एम्बेसी का जो चीफ होता है वो कौन होता है, वो एम्बेसडर होता है। तो वो एम्बेसडर होगा, वो इधर हाई कमिश्नर के लेवल का होता है। तो चीज़ें सेम है, बस नाम और मतलब नाम का ही फ़र्क है, ठीक है। कॉमनवेल्थ नेशंस हाई कमीशन कहते हैं आपस में, जैसे अमेरिका का जो दूतावास है उसको हम हाई कमीशन नहीं कहते हैं, दूतावास कहते हैं, और अंग्रेजी में एम्बेसी कहते हैं। उसके जो चीफ होते हैं वो एम्बेसडर होते हैं, ठीक है। लेकिन ब्रिटेन के या कनाडा के तो वो होते हैं क्या, वो हाई कमिश्नर होते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, फिडे चेस वर्ल्ड कप 2025 का मेजबान भारतीय राज्य कौन बन गया है? आंसर क्या होगा, गोवा बन गया है, ठीक है। और ये न्यूज़ भी आप देख रहे हैं। तो गोवा जो है ना वो होस्ट कर रहा है, नवंबर में आयोजित किया जाएगा। 30 अक्टूबर से 27 नवंबर तक ये पूरा आयोजन होना है। और इस टूर्नामेंट में जो है ना वो वर्ल्ड चैम्पियन डी गुकेश, मैग्नस कार्लसन और तमाम बहुत सारे खिलाड़ी हिस्सा लेंगे इसमें, ठीक है। तो भारत में ये जो वर्ल्ड चेस कप है ना, मतलब चेस वर्ल्ड कप, फिडे कप, ये 23 साल के बाद ये आयोजन हो रहा है। इससे पहले 2002 में हुआ था हैदराबाद में, और उस वक्त विश्वनाथन आनंद ने ये खिताब जीता था। अच्छा, अभी मौजूदा वर्ल्ड चैम्पियन कौन है? तो है गुकेश डी, या डी गुकेश कह सकते हैं, ठीक है। तो गोवा में ये आयोजन होगा। गोवा के चीफ मिनिस्टर हैं प्रमोद सावंत, गवर्नर हैं अशोक गजपति राजू, राजधानी है पणजी। अगला क्वेश्चन, मीराबाई चानू ने अहमदाबाद में आयोजित कॉमनवेल्थ चैंपियनशिप में कितने किलोग्राम भार वर्ग यानी वेट कैटेगरी में गोल्ड मेडल जीत लिया है? तो आंसर होगा 48 किलोग्राम वेट कैटेगरी में। टोटल जो है ना उन्होंने उठाया है 193 किलोग्राम, ठीक है। एक बार में 84 किलोग्राम और फिर 109 किलोग्राम उन्होंने उठाया, स्नैच, क्लीन एंड जर्क, इन सब में मिलाकर। तो ये क्या है ना, कॉमनवेल्थ चैम्पियनशिप का एक रिकॉर्ड भी बनाया है। अब आप कहेंगे कि क्या ये कॉमनवेल्थ गेम्स हो रहा है क्या यहाँ पर? नहीं, कॉमनवेल्थ चैम्पियनशिप हो रहा है। कॉमनवेल्थ गेम्स तो होता है वो अलग है, ये चैम्पियनशिप है, ठीक है। तो उसमें ये खिताब इन्होंने जीता है, शानदार बात है। मीराबाई चानू जो है वो टोक्यो ओलंपिक के रजत पदक विजेता हैं, ठीक है, और अभी गोल्ड मेडल इन्होंने जीता है। अगला क्वेश्चन इससे रिलेटेड है। ऋषिकांत सिंह ने अहमदाबाद में आयोजित कॉमनवेल्थ चैंपियनशिप में कितने किलोग्राम भार वर्ग यानी वेट कैटेगरी में गोल्ड मेडल जीता है? 60 किलोग्राम वेट कैटेगरी में उन्होंने गोल्ड मेडल जीता है। भारत के लिए दूसरा गोल्ड मेडल था ये, ठीक है।
पहला गोल्ड मेडल मीराबाई चानू और दूसरा ऋषिकांत सिंह ने जीता है। ओके, अच्छा, एक और नाम है सौम्या दलवी, उन्होंने जूनियर वर्ग में, जूनियर कैटेगरी में गोल्ड मेडल जीता है उन्होंने। अगला क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय वेल शार्क दिवस कब मनाया जाता है? 30 अगस्त को मनाया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन लेते हैं, इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस यानी IBCA का ऑफिशियल मेंबर अगस्त 2025 में इनमें से कौन सा पड़ोसी देश बना है? आंसर होगा इसका नेपाल। नेपाल जो है वो ऑफिशियल मेंबर बन गया है इसका। ठीक है, अगर हम कहेंगे कि कौन कौन से देश हैं जो इसके ऑफिशियल मेंबर हो चुके हैं अभी तक, तो भारत तो है ही, साथ में नेपाल हो गया अभी, इससे पहले भूटान, अर्मेनिया, कोलंबिया, इथियोपिया, एस्टोनिया, गुएना, लाइबेरिया, निकारागुआ, रवांडा, सोमालिया, सूरीनाम, ये सब जो है ना ऑफिशियल मेंबर हो चुके हैं। ये जो अलायंस है इसके बारे में अगर हम बात करेंगे तो केंद्रीय मंत्रिमंडल ने फरवरी 2024 में इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस की मंजूरी दी थी। हालांकि इसका ऐलान 2023 में ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कर दिया था और उस वक्त भारत में प्रोजेक्ट टाइगर के 50 वर्ष पूरे हो गए थे। मुख्यालय भारत में है और ये 96 देशों का एक गठबंधन होगा जहां पर बड़ी बिल्लियां, कौन कौन, ये सारी जो बाघ, शेर, तेंदुआ, हिम तेंदुआ, चीता, जगुआर और प्यूमा, ये जो जहाँ पाए जाते हैं इनमें से कोई एक भी पाया जाता है, उन सब के लिए उद्देश्य यही है कि जो बिग कैट्स हैं यानी बड़ी बिल्लियाँ हैं इनका संरक्षण हो सके, अवैध व्यापार पर रोक लग सके, इन सब चीज़ों के लिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन यहाँ पर होगा, बिहार मंत्रिमंडल ने बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन पैकेज 2025 को मंजूरी दी है। तो इसके तहत कितना निवेश और प्रत्यक्ष रोजगार देने वाले निवेशकों को 10 एकड़ जमीन मुफ्त मिलेगी? तो 100 करोड़, ठीक है, 100 करोड़ निवेश करने वाले को मिलेगा। और ये न्यूज़ भी आप देख रहे हैं। अच्छा, ये इसमें प्रत्यक्ष रोजगार की बात करेंगे ना, तो प्रत्यक्ष रोजगार में आप देखिए कि प्रत्यक्ष रोजगार की बात करेंगे तो 1000 लोगों को अगर प्रत्यक्ष रोजगार मिलेगा तो ये ज़मीन मुफ्त में मिलेगी, 10 एकड़ ज़मीन। ठीक है, तो ये एक इम्पॉर्टेंट फैसला राज्य सरकार ने किया है। बिहार मंत्रिमंडल ने 26 अगस्त को ये इस प्रोजेक्ट या पैकेज को मंजूरी दी है। ठीक है, तो एक इम्पॉर्टेंट ये बात रही। अच्छा, फॉर्चून 500 कंपनियों को भी 10 एकड़ एक ज़मीन मुफ्त दी जाएगी और अन्य निवेशकों को जो ना उस पर 50% छूट भी दी जाएगी। ओके, निवेशक की वित्तीय सहायता भी दी जाएगी, ब्याज सब्सिडी अधिकतम 40 करोड़ प्लस 100% SGST रिफंड दिया जाएगा। स्वीकृत परियोजना की लागत का 300% तक नेट SGST रिफंड दिया जाएगा। मतलब GST जो होता है ना, 2 तरीके का होता है, एक स्टेट का हिस्सा होता है, एक सेंट्रल का हिस्सा होता है, 50-50% होता है। जैसे 18% जो GST लगा ना, उसमें 9% स्टेट लेता है और 9% सेंट्रल गवर्नमेंट लेती है। तो इसलिए हम ये स्टेट SGST की बात कर रहे हैं हम, यानी स्टेट GST की बात कर रहे हैं, ये रिफंड हो जाएगा। ठीक है, तो ये सब चीज़ें जो है ना वो बिहार सरकार के द्वारा प्रोत्साहन पैकेज का ऐलान किया गया है ताकि वहाँ पर जो है ना उद्योग और रोजगार की संभावनाएं जो है बढ़े। और इसमें पर्यावरण और रिन्यूएबल एनर्जी को लेकर भी इसमें बातें कही गई हैं। तो दोस्तों, ये था इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स आप सबके एग्जामिनेशंस के लिए। अब फिर मिलेंगे, जो अगला वीडियो आएगा उसमें हम लोग बात करेंगे अभी जो चाइना में मीटिंग चल रही है, समिट चल रही है, उसके बारे में डिटेल उस पर चर्चा करेंगे। शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, यानी शंघाई सहयोग संगठन SCO की जो मीटिंग चल रही है उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में, और जल्दी ही वो आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। और चलते चलते इंडिपेंडेंस जो ऑफ़र है उसका सुपर सेल, वो छूट चल रही है, ज्वाइन करें, लाभ उठा सकते हैं आप। तो बस 1-2 दिन और बचा हुआ है और ये शार्प लर्निंग ऐप है, ज़रूर डाउनलोड कीजिएगा अपने ऐप पर, ठीक है, मोबाइल में। और एक और बात मैं बताना चाहता हूँ कि 71st BPSC का जो एग्ज़ामिनेशन होने वाला है ना सितंबर में अभी, तो उसके लिए क्लासेस चल रही हैं लगातार शार्प लर्निंग ऐप पर। तो ऐप पर आप जाकर वहाँ फ्री कोर्सेज में वो क्लासेस देख सकते हैं। दिन के 1:30 बजे और फिर 3 बजे 2 क्लासेस चलती हैं। PYQ पूरी सीरीज़ कराई जा रही है, 30 डे ये पूरा कंप्लीट सीरीज़ हुआ है।
और शार्प लर्निंग ऑफिशियल एक और यूट्यूब चैनल है, वहाँ पर भी ये लाइव किया जा रहा है। ओके, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।